अस्सलाम वालेकुम। दुकान तो खोल लो यार, पहले दुरूद शरीफ पढ़ ले। आप पूछें जो पूछना है। लेकिन क्या शेयर प्रीमियम रिजर्व्स नहीं होते? शेयर प्रीमियम इक्विटी में या तो कैपिटल है या रिजर्व्स है। शेयर प्रीमियम क्या है? रिजर्व है। लेकिन जून 16 में जो आप पूछ रहे हैं ना, जून 16 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 चीजें दी हुई है, कैश है, शेयर इशू है और लैंड है। सिर्फ लैंड के बारे में, डेफर्ड भी है। अच्छा ठीक है, मतलब इमीडिएट कैश भी है, डेफर्ड भी है, शेयर भी है और लैंड भी है। जब उसने सिर्फ लैंड के बारे में कहा है कि इसमें एरर है, तो बाकियों में होता तो बाकियों में भी कह देता एरर है। जब 4 चीजों का जिक्र कर रहा है और कह रहा है जी इस एक चीज में एरर है, तो बाकियों में फिर नहीं होगा ना। बाकियों में होता तो बाकियों का भी कह देता। जो कल सवाल किया था उसमें तो कोई एरर वाली बात ही नहीं थी ना, उसमें तो बस एक चीज स्लो में लिखी हुई थी और उसमें फिर ये अज्यूम किया था कि जो सवाल वो दे रहा है तो शायद उसको यूज ही करवाना होगा। इसमें उसने 4 चीजें लिखी हैं, एक के बारे में कहा एरर है, तो बाकियों में नहीं होगा, होता तो बाकियों को भी कह देता। अच्छा 10 मिनट में नहीं, लंबी बात थी, बहुत लंबी बात थी वो काफी लंबी बात थी। पूरे सीजी उसका बात थी, छोटी बात तो वो थी ही नहीं। अभी अलग से पूछना जब ब्रेक दूंगा तो। एक सवाल क्वेश्चन 28 पास्ट पेपर्स का, ये मैं कर नहीं रहा बोर्ड पे, ज़बानी डिस्कस कर रहा हूँ। जो एडजस्टमेंट्स हैं वो समझा बोर्ड पे दूंगा, लेकिन मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा, टाइम लगेगा इसमें, बस ये सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसका। और ये ज़बानी डिस्कस करना भी ऐसे ही जैसे बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, क्योंकि रूटीन वाला सवाल ही नहीं था। तो सवाल पढ़ लें तो मैं डिस्कस करता हूँ। पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 28 दिसंबर 2020 अटेम्प्ट है, पढ़ लीजिए, मैं इसकी सारी एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ। जज़ाकल्लाह, इसकी खैर है।
हाँ जी, कितना अच्छा लगेगा। इस सवाल में ना नॉर्मल कंसोलिडेशन से बहुत डिफरेंट सवाल है, क्योंकि इसमें आपको ग्रुप बैलेंस शीट ऑलरेडी दी हुई है। दो तरह के मसले हैं इसमें। एक तो एक फॉरेन सब्सिडरी है एफडी, इसको सिरे से कंसोलिडेट ही नहीं किया हुआ, तो ये तो आप समझें एक नॉर्मल फॉरेन सब्सिडरी के कंसोलिडेशन का सवाल है। और उसके अलावा बाकी में एरर्स हैं, तो एरर्स ठीक करने हैं और फॉरेन सब्सिडरी कंसोलिडेट ही नहीं की। वैसे तो ये भी एरर है, लेकिन मैं इसको खुद दो हिस्सों में बांट रहा हूं कि एक फॉरेन सब्सिडरी है उसको सॉल्व ही नहीं किया, वो अब कर लेते हैं, और बाकियों में एरर है, लेकिन ग्रुप बैलेंस शीट बनी हुई है। तो एग्जाम कंडीशंस में मैं इसको एक मुश्किल सवाल इसलिए रेट करूंगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा स्टूडेंट ने कि ग्रुप बैलेंस शीट ही बना के दे देगा और एरर ठीक करवा लेगा। तो उस एग्जाम कंडीशन के हवाले से एक मुश्किल काम था। बाकी मैं भी डिस्कस करूंगा, तो क्लासरूम में बैठ के एक मुश्किल सवाल नहीं है। अच्छा, चूंकि ये एक एरर्स वाला सवाल है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो बैलेंस शीट में डाटा गिवन है उसमें जो जो चीज गलत लग रही है उसको ठीक कर लेते हैं, और जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं है वो सही होगी उसको एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन सब कुछ ही गलत है इसमें, कैपिटल के अलावा। तो जिनमें ज्यादा मसले लगेंगे उसको वर्किंग में खोल लेंगे, और जिसमें कम होंगे वो ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। तो मैं आप करना ये लगाऊं कि मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा इसको सॉल्व, आपको सारे के सारे एरर्स की एडजस्टमेंट्स बता देता हूं कि मैंने एडजस्टमेंट क्या करनी है, और फिर कहूंगा कि सॉल्यूशन में फलानी लाइन में देख लें। हैं? नहीं, प्रोजेक्टर में फिर मेरे पास जगह कम हो जाएगी ना एडजस्टमेंट समझाने के लिए। पहले प्रोजेक्टर सोचा था लेकिन जगह कम हो जाएगी। अच्छा चले, प्रोजेक्टर पे खोल लेता हूँ यार, ये ऑन करना। नहीं वो तो चला दो, ये इधर वाली बंद है, उधर वाली चला दो। हाँ बहुत है। पहला एरर पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी। फिर आपको अपनी बुक में नजर नहीं आएगा। बंद करना यार, नहीं लिखता मैं बोर्ड पे, ज़बानी बता देता हूँ, अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। चले खैर है ठीक है। पहला एरर ये है कि पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं कि अच्छा उससे पहले रिश्तेदारियां देख लें। ये पहले टेबल के अंदर सब डिटेल मौजूद है। एसएल कंपनी है और उसकी एलए, एलबी, एलसी ये 4 लोकल सब्सिडरीज हैं, और एफडी ये एक फॉरेन सब्सिडरी है, और इनकी डेट्स बताई हुई है, शेयर होल्डिंग बताई हुई है, और गुडविल बताई हुई है। ये भी काम की चीज है जो बताई हुई है। ग्रुप बैलेंस शीट बनी हुई है और इसमें करने हैं एरर्स ठीक। अच्छा जो बता रहा हूँ ना या बोर्ड पे समझा रहा हूँ उस पर गौर करिएगा। ये लाइनें मत देखना कि बॉर्डर बोल्ड क्यों किया हुआ सर में, ये लाल में क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं सामने स्क्रीन नहीं लाना चाहता था कि आपका ध्यान इधर उधर होता है। फिर मेरी बात सुनना। पॉइंट नंबर 1 में एरर, अच्छा मैं बता ही रहा था कि एरर्स है ना, और बैलेंस शीट का सवाल है। तो बैलेंस शीट के सवाल में जब
डबल इफेक्ट रखना होता है। तो इसमें जितनी लाइन आइटम्स हैं, क्योंकि एक बार सवाल पढ़ा होगा आपने, तो जिनमें एडजस्टमेंट्स निस्बतन ज्यादा लग रही हैं वो वर्किंग खोल लेंगे। जैसे रिटेन अर्निंग्स में ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, गुडविल में ज्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं, एनसीआई में ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, इनकी वर्किंग खोल लें। बाकी चीजें जो है वो ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है ब्रैकेट में रश मच जाएगा तो सबकी वर्किंग्स खोल लें, सारी वर्किंग्स बना लें, जो जो वैल्यूज गिवन है वहां से स्टार्ट कर लें। क्योंकि बैलेंस शीट है इसलिए हर एरर का डबल इफेक्ट पूरा करें तो फिर आगे बढ़ना। पहला एरर, एसएल यानी पेरेंट, उसकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो उसने किराए पे दी है लोकल बी को, ये उसकी सब्सिडरी है, और किराए पे दी 1 जुलाई 19। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 19। तो लोकल सब्सिडरी को किराए पे दी है और इसको वो अपने पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह रहा है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली सारी अकाउंटिंग रिवर्स और पीपी वाली अकाउंटिंग डाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली सारी अकाउंटिंग रिवर्स करते हैं। क्या क्या? हाँ जी, एक तो रेंट इनकम बनाई होगी वो उड़ा देते हैं। कितना रेंट है? 2 मिलियन पर मंथ है। कितना अर्सा हो गया है? 6 महीने। 6 महीने ना भाई, 1 जुलाई 19 को रेंट पे दिया है, हम लोग खड़े हैं 31 दिसंबर 19 पे, तो 6 महीने। तो 2 मिलियन इंटू 6 12 मिलियन एसएल की इनकम और एलबी का एक्सपेंस होगा, तो दोनों की इनकम एक्सपेंस में से उड़ा दें। ये एक्सपेंस इनकम में से देखें, रिटेन अर्निंग से उड़ा दिया। ये जिसका रेंट एक्सपेंस था ये पेरेंट का कॉलम है, नहीं क्या कह रहा हूं मैं, इसकी रेंट इनकम थी, इनकम रिवर्स कर दी, और इसका एक्सपेंस था, ऐड बैक कर दिया। और ये मैंने फिगर्स कौन सी लिखी हैं? फिगर्स सिर्फ बैलेंस शीट में ग्रुप की आ रही है, मैंने वहां से शुरू किया है। लेकिन चूंकि कुछ एरर सब्सिडरीज के भी होंगे तो मैं उनके कॉलम में लिखूंगा, फिर जिस तरह नॉर्मली करते हैं, इसका 80 इधर और 20 एनसीआई में। इसलिए मैंने इनके अलग अलग कॉलम बना दिए ताकि जिसकी जो एडजस्टमेंट हो वो उसके कॉलम में मिले और फिर उसके ऊपर परसेंटेज लगा के ग्रुप और एनसीआई में डालें। तो नॉर्मल जैसे रिटेन अर्निंग की वर्किंग करते हैं मैंने वैसे ही बना ली। लेकिन फर्क यह है कि पी नहीं है, ये ग्रुप की गिवन फिगर है। ठीक है, वैसे तो पी का ही कॉलम होता है ना जिसमें हम ऐड कर देते हैं, तो एक तरह से पी ग्रुप इकट्ठा ही बनाया हुआ है। तो पी की इनकम रिवर्स कर दी और इसका एक्सपेंस रिवर्स कर दिया, इनकम एक्सपेंस रिवर्स हो गया। और पी ने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे शो किया हुआ है। तो जब किराए पे दिया था उस वक्त इसकी वैल्यू 180 थी, जबकि आपको ऊपर बैलेंस शीट में नजर आ रही है 200। तो क्या करें, उस 20 का जो गेन बनाया था वो रिवर्स कर दें और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 180 पे आ जाएगी, फिर उसको उठा के पीपी में डाल दें। तो ये 20 का गेन रिवर्स कर दिया और वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के ये पीपी में डाल दिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पूरा 200 निकाल दिया, 20 गेन रिवर्स किया, 180 पीपी में डाल दिया। ठीक है, अब जब पीपी बनाएंगे तो उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, और डेप्रिशिएट करेंगे तो उसकी लाइफ दी हुई है 15 साल, लेकिन इंटू 6/12। तो 180 को 15 पे डिवाइड 6/12, तो ये बना लिया उसको एक्सपेंस। 180 15 6/12 एक्सपेंस बना लिया, और ये रिटेन अर्निंग में एक्सपेंस बना लिया और पीपी से लेस कर दिया, ये पीपी से लेस कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली गेन रिवर्स किया, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में फेंका, और एक का एक्सपेंस और एक की इनकम थी, दोनों रिवर्स कर दिए। और चूंकि ये किराया अभी 2 महीने का रिसीवेबल है, तो एक का पेबल आ रहा होगा, एक का रिसीवेबल आ रहा होगा। 2 महीने का यानी 4 मिलियन, तो वो करंट एसेट्स में से भी निकाल दिया और इसके नीचे करंट लायबिलिटीज है उनमें से भी निकाल दिया। ये 2 4, वो 2 इंटू 2 लिखा हुआ मैंने। जी जी, एक मिनट ठहर जा। ये पीपी में आ गया और डेप्रिशिएट हो गया, और ये करंट एसेट्स और ये अदर लायबिलिटीज, ये यहां से एलिमिनेट कर दिया, करंट एसेट्स में से, अदर लायबिलिटीज में से। ठीक है, नहीं, इन्होंने कहा कि ये ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 जुलाई 19 को एलबी को दी है किराए पे, उससे पहले और लोगों को दी हुई थी।
तो वो थी, अरे तो थी ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब वापस ले ली ना उनसे। वो वेयर हाउस पहले दूसरों को किराए पे दिया था अप टू 2019 जून, उनसे वापस लिया। अब ईयर एंड पे है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये वेयर हाउस दूसरों को किराए पे दिया हुआ था 30 जून तक, वापस लिया 1 जुलाई 19 को, सब्सिडरी को किराए पे दे दिया। अब 31 दिसंबर 19 तक सब्सिडरी के पास ही है, तो क्या ये ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? अरे भाई अगर ये होता, अगर वो ना होता तो काउंटिंग नहीं होती ना। काउंटिंग तो उस पर होती है जो हुआ है। ऐसे तो हमारे पास जितने प्लांट हैं, जितनी बिल्डिंग्स पीपी में आ रही हैं, अगर वो खुद यूज ना कर रहे होते और किराए पे दिया होता तो उन सबको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी कह देंगे। हैं? रिक्लासिफिकेशन कहां से आ गई? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी का ट्रांसफर नहीं है यार। ये एडजस्टमेंट दोबारा सुने, जितनी दादा साहब मुश्किल एडजस्टमेंट है, दोबारा सुने। पेरेंट ने ये जो एसएल है, इसने एक वेयर हाउस दुनिया वालों को किराए पे दिया हुआ था। ये उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी तो उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा करता था। अच्छा चले, मैं ना ये इससे पहले एक बात और बोलता हूं। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है कितने अरसे की? 6 महीने की। कहां से कहां तक? तो पहले 6 महीने किधर गए? उस वक्त वो वाकई ग्रुप क्वांटम से भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। उसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने पे ग्रुप को भी कोई एतराज नहीं है। तो पहले 6 महीने में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही, उससे रेंट इनकम भी आती रही होगी, और पता नहीं कितने ईयर्स तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही होगी। हर साल फेयर वैल्यू मॉडल पे अपडेट भी होती होगी। लेकिन 30 जून 19 से ऑनवर्ड पेरेंट ने इसको सब्सिडरी को किराए पे दिया, और पेरेंट की बुक्स में ये अब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। उसने तभी इसको फेयर वैल्यू पे रखा हुआ था, ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अब चूंकि वो सब्सिडरी के पास है, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीपी है। ईयर एंड बैलेंस शीट है ना, तो ईयर एंड पे तो नहीं है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से शिफ्ट करके पीपी में ले गए। और सिर्फ इन 6 महीनों वाले का हम कहते हैं कि नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो 6 महीने की डेप्शन चार्ज की, 6 महीने का किराया रिवर्स कर दिया। और पॉइंट 1 में बस यही है, फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती, क्योंकि ग्रुप मेंबर नहीं होता एसोसिएट। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल नहीं, रिवर्स नहीं चला। क्या मतलब रिवर्स चलाना था? नहीं, मैं रिवर्स करने को नहीं ओके कर रहा हूं। हम इसके सारी फिगर्स को वर्किंग, सारी लाइन आइटम की वर्किंग खोल लेते हैं, क्योंकि बनी हुई है ग्रुप बैलेंस शीट, सिर्फ एरर ठीक करने हैं, और एरर को ठीक करते जाते जहां जहां इसका दूसरा फैक्ट जाएगा बस। अब मैं इसको रिवर्स ये तो नहीं कहूंगा कि रिवर्स कर देंगे। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रिवर्स करके पीपी बनाया है। हर पॉइंट में नहीं मैं कह रहा रिवर्स कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। और ये पॉइंट 1 ये एरर नहीं होता, ये तो ग्रुप की एडजस्टमेंट होती है। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेजी पढ़ी हो किसी ने और उसमें कोई चीज अभी तक एतराज? पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में ये है जी, ये भी दोबारा एलबी की बात हो रही है। जब एलबी को खरीदा था तो उसकी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, जो वो तो 150 मिलियन का कह के डिस्क्लोज कर रहे थे, लेकिन हमने एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू लेके गुडविल की वर्किंग में लेना होता है और उसको लायबिलिटी बनाना होता है। उसके बाद ईयर एंड आने तक फिर आगे वो 3 केसेस बनाए थे कि अभी तक वो पेंडिंग है और अभी तक वो डिस्क्लोज ही है। तो बस जो हम कर चुके वो कर चुके, लेकिन अगर उन्होंने उसको खुद प्रोविजन बना लिया है तो फिर क्या करना है, प्रोविजन नहीं बनाई तो क्या करना है, सेटल होगी तो क्या करना है, ये मुख्तलिफ केसेस बनाए हुए थे मैंने। इसमें क्या हुआ है, अभी ना अभी तक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अब जब अभी तक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, अभी तक बुक्स में नहीं है, तो फिर जितनी एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू होती है बस उसी को ही रहने देंगे, बेशक उनका एस्टीमेट ज्यादा हो रहा हो। मैंने कहा बेशक ज्यादा हो रहा हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट ये होती है कि अगर वो जो उस वक्त कंटिंजेंट लायबिलिटी थी आज भी कंटिंजेंट लायबिलिटी ही है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एडजस्टमेंट है कि हम उसकी एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू लेते हैं, क्या करते हैं उसको गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से लेस और करंट लायबिलिटीज में ऐड। उसके बाद चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो डिस्क्लोज 40 पे हो रही हो, चाहे 400 पे हो रही हो, चाहे 2 रुपए पे हो रही हो, हमने सिर्फ उसको एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू पे काउंट फॉर करना है। हाँ, अगला मसला होता है कि अगर प्रोविजन बन गई हुई है तो क्या करना है, फिर देखते हैं कि हायर अमाउंट रहने देंगे या फिर सेटल हो गई तो क्या करना है, ये फिर और बातें। लेकिन अगर अभी तक वो डिस्क्लोज ही है तो सिर्फ हमने एक्विजिशन डेट की वैल्यू को अकाउंट फॉर करना है।
तो हुआ ये कि पॉइंट नंबर 2 में जितनी कहानी सुनाई हुई है इसमें से उसने कुछ भी नहीं किया हुआ। अच्छा ये मैंने पहला जुमला तो बोला नहीं, ये जो हम सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, इन सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग हैव नॉट बीन कंसीडर्ड, यानी इनके बारे में कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हम लोगों ने करना है। तो अब इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर इतनी सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हमारे काम की सिर्फ 40 मिलियन की वैल्यू है। नहीं, उसने कहा है फॉलोइंग हैव नॉट बीन कंसीडर्ड। फॉलोइंग हैव नॉट बीन कंसीडर्ड का तो ये मतलब है, मेरे ख्याल में तो यही मतलब है, फॉलोइंग हैव नॉट बीन। इसमें हाँ, इसमें मुझे आईकैप के सोल्यूशन से एक इख्तलाफ था, उन्होंने ना ये रेंट इनकम एक्सपेंस रिवर्स नहीं किया हुआ, बाकी सब ठीक है, ये रेंट इनकम एक्सपेंस रिवर्स करना भूल गए थे, तो ये एक मैंने एडजस्टमेंट की भी है, बाकी सिर्फ फॉर्मेट अपना वाला लिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में से सिर्फ 40 मिलियन की वैल्यू काम की है सिर्फ 40 मिलियन की वैल्यू काम की है, क्योंकि ये अभी तक कंटिंजेंट है, तो इसको हमने नहीं किया हुआ अकाउंट फॉर। अब करते हैं इस सवाल, वैसे सवाल अच्छा इस लिहाज से कि इसमें ना सोचना बहुत सारा है। इस 40 को करते तो क्या करते, एक तो लायबिलिटी बनाते, नहीं बनाई हुई अब बना ले, अब बना लेते हैं, ठीक है, लायबिलिटी बना ली। अच्छा, और क्या करते, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में से करते लेस, गुडविल की वर्किंग करते हुए हम यहां नेट एसेट्स लिखते, इनमें से 40 को करते लेस। एनसीआई फेयर वैल्यू है, प्रोपोर्शनेट पे है, इसका जो भी आंसर आता, लेट से 1000 आता, उसका परसेंटेज एनसीआई का, एलबी में हमारा कितना शेयर है, एलबी में 60, इसका 40% लेके हम एनसीआई की वैल्यू लेते और गुडविल आ जाती। तो जब इस 40 को यहां लिखा ही नहीं, तो एनसीआई में भी उसका इफेक्ट नहीं आया और गुडविल में भी नहीं आया। इसको लिखने से एनसीआई बढ़ जाती, कम हो जाती, नेट एसेट्स में से -40 है तो कम हो जाती ना, तो अब कर देते हैं कम। एनसीआई को कितना कम करते हैं, 40 का 40%, तो 16 मिलियन, ये ले एनसीआई में से 16 मिलियन कम कर दिया, ठीक है। और इसके माइनस होने से गुडविल बढ़ जाती, अब बढ़ा देते हैं, तो ये गुडविल को बढ़ा दिया। ये गुडविल को बढ़ा दिया, लेकिन पूरा 40 क्यों नहीं बढ़ाया, लेकिन हम तो पूरी यहां से लेस कर रहे हैं। असल में ना इस फॉर्मेट का हिस्सा ऐसे है कि हम इसमें से 40 यहां लिखते हैं, तो 40 तो वो वैसे ऑफसेट हो जाता है, पीछे गुडविल सिर्फ 60% के ऊपर ही आ रही होती है। यानी अगर आप ये एनसीआई की लाइन ना लिखते और इसका 60% इधर लाते और वो इन्वेस्टमेंट से लेस करते, तो भी गुडविल वही आती। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो एनसीआई की लाइन यहां वैल्यू लिख देना, वो तो इसको 40% पोर्शन ऑफसेट हो रहा होता है, पीछे गुडविल तो उसी पोर्शन की निकल रही होती है जो 60% हमने लिया, जिसके इतने पैसे दिए, तो गुडविल तो फर्क इसके 60% का ही आना था ना। तो इसलिए इस 40 को बना देंगे लायबिलिटी, एक लायबिलिटी बनाई, दूसरा एनसीआई कम निकली, कम होनी चाहिए थी नहीं हुई, एनसीआई में ले गए कम कर दिया, गुडविल बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी, तो गुडविल में ऐड कर दिया। ये पॉइंट नंबर 2 का ट्रीटमेंट है। अब आप पूछ रहे थे तब किया था, हाँ, चूंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी में हम फेयर वैल्यू देखते होते हैं ना, हाँ, कि वो फेयर वैल्यू कैसे है 40। अच्छा, ये फेयर वैल्यू की एक्सरसाइज किसने करवानी होती है, एस ने के पी ने, कंसोलिडेशन करने के लिए पी ने करवानी होती है ना। अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 150 मिलियन जो कि एलबी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड थी, एसएल लीगल एडवाइजर, एसएल कौन है, पेरेंट है, एसएल का लीगल एडवाइजर उस वक्त एस्टीमेट कर रहा था कि बस ये 40 है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि उसकी फेयर वैल्यू थी, क्योंकि एसएल ने क्यों अपने लीगल एडवाइजर से पूछना था, ताकि वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर सके, तो उसने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही निकाल के दी होगी। हाँ जी, पॉइंट 2 मैंने अंग्रेजी लिखी हुई, ये सोल्यूशन में, अच्छा, ये आप लोगों के लिए नहीं, आप सिर्फ यहां पर लिखें कंटिंजेंट लायबिलिटी बस। ये तो मैंने अपनी बुक में सोल्यूशन डालना था, तो मैंने कोशिश की थी कि ऐसा हो कि आप लोगों को समझ आए क्या किया हुआ है, तो इतनी लंबी अंग्रेजी की आपको जरूरत नहीं है, आप बस कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखें, डेफर्ड कंसीडरेशन लिखें। हाँ जी, हाँ, दोबारा बोलिए।
नहीं, इस सवाल की बात कर रहे हैं, तो इस सवाल में तुम गुडविल कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। हमारे पास डाटा कहां है गुडविल कैलकुलेट करने का? हम तो कैलकुलेटेड गुडविल के एरर्स ठीक कर रहे हैं। आपको सवाल में बैलेंस शीट दी हुई है, वो ग्रुप बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें गुडविल आ रही है, वो ये है। हमने उसमें एरर ठीक करने हैं। हमें तो नहीं बताया एलबी में कितने शेयर्स कितने रुपए पे खरीदे थे, हमें तो नहीं पता। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं सवाल को मुश्किल कह रहा हूं कि इसमें नॉर्मल वर्किंग्स के थ्रू नहीं था सवाल, इसमें बस एरर्स थे जिनका आपको डबल इफेक्ट सोचना था कि इसका कहां कहां इफेक्ट जा रहा है बहुत कॉन्सेप्चुअल। अगर करेंगे नियत से तो है मजे का सवाल, लेकिन पेपर में नहीं मजे चाहिए होते इस तरह के, तो पेपर में बड़ा मुश्किल होता है। ये तो दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि पेपर मुश्किल आ जाए तो ज्यादा पास हो जाते हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 2 ओके। पॉइंट नंबर 3, ये भी एक बड़ा मजेदार पॉइंट था। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जब खरीदा था एलसी को, लोकल सी को, तो उसको पैसे तो दिए थे फौरन, लेकिन एक और पैसे देने का वादा किया हुआ था उसको, जबकि उस एक और दिए हुए पैसे का जो वादा था उसको काउंट फॉर नहीं किया हुआ। 121 मिलियन देने का वादा किया था, कब देने हैं ये 21? 31 मार्च 21, जबकि इसको खरीदा कब था? ये पहले टेबल में लिखा होगा। एक्विजिशन डेट थी 1 अप्रैल 19, जबकि पैसे देने हैं 31 मार्च 21, कितने? 2 साल। तो हमें जितने पैसे देने हैं उसकी पीवी निकालनी चाहिए थी, रेट 100। इस 100 को भी इन्वेस्टमेंट में कंसिडर करना चाहिए था, नहीं किया, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा होगा? गुडविल पे। जब इन्वेस्टमेंट में 100 नहीं लिखा तो गुडविल में भी 100 कम आया होगा, तो क्या करें? गुडविल में 100 ऐड कर देते, लेकिन ये है नेगेटिव। ये पहला टेबल देखें, नेगेटिव है। अगर सही इन्वेस्टमेंट यहां लिखी होती तो गुडविल 60 नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव 40 आ रही होती। तो वो जो 60 नेगेटिव है वो उसने उसको अपनी अदर इनकम बनाया होगा, तो हम गुडविल 40 ले लेंगे, और जो उसने 60 इनकम बनाई हुई होगी वो रिवर्स कर देंगे। हाँ जी, डन। लेकिन एक्विजिशन डेट की वैल्यू को फिर आगे भी बढ़ाना होता है, और उस पर जितना टाइम गुजरा हो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाना होता है। तो तब से लेके अब तक 1 जनवरी 19 को खरीदी थी क्या? 1 अप्रैल को, तो 9 महीने गुजरे थे, तो उसके ऊपर 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया। ये 100 है, तो 100 के 10 और 9/12, तो इसको एक्सपेंस बनाएंगे, और बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी बनाएंगे वो 100 के साथ ये एक्सपेंस जोड़ दें तो 107। तो ये बैलेंस शीट में देखें, ये 107 ऐड कर दिया, ये 100 और ये 7.5, तो ये 107। नॉन करंट करंट इसमें किया नहीं हुआ था, बस लायबिलिटीज लिखी हुई थी सवाल में ना, उसने करंट नॉन करंट नहीं किया हुआ, बस लायबिलिटीज लिखी हुई है। वैसे पूछ रहे हो, हाँ वैसे तो ये नॉन करंट है, लेकिन सवाल में थी नहीं करंट नॉन करंट की तमीज, तो फिर हमने भी ज्यादा तमीज नहीं की, पर लायबिलिटीज में कर दिया ऐड। अगर आप करंट नॉन करंट तोड़ देंगे तो अच्छी बात ही है, लेकिन मेरे ख्याल में एग्जामिनर इसका बुरा नहीं बनाएगा कि इसने करंट नॉन करंट क्यों नहीं तोड़ा। जब वो आपको दे रहा है जिस फॉर्मेट की बैलेंस शीट, और ठीक करने को कह रहा है तो कर दें। वैसे अच्छा है अगर आप करंट नॉन करंट तोड़ दे तो। हाँ जी, पॉइंट 3, ठीक है यहां तक। पॉइंट नंबर 4, ये नॉर्मल सा यूआरपी वाला सवाल है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, बस उनसे स्किप हो गई थी एडजस्टमेंट, अदरवाइज ये नॉर्मल यूआरपी की एडजस्टमेंट है। एलसी, अभी तक हम एलबी की बात कर रहे थे, एलसी सब्सिडरी एलसी। इसने एक इक्विपमेंट बेचा 1 जुलाई 19 को पेरेंट को, और उसके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया, और पेरेंट ने इसको अपना पीपी बना के डेप्रिशिएट कर दिया। तो पीपी वाला यूआरपी क्या करते हैं? पहले तो बताएं यूआरपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। प्रॉफिट लेते हैं और उसके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्शन डालते हैं, और फिर जो नेट आंसर आता है वो यूआरपी है, सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और पीबी से लेस। तो इसके ऊपर जो उसने प्रॉफिट कमाया था, एस टू पी है, एस टू एस है,
अच्छा S2S है, एक S2 दूसरा S है, तो सेलर LC है, ये URP इसकी रिटेन अर्निंग से लेस, बायर की रिटेन अर्निंग में इसका कोई काम नहीं होता, सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और PPE से लेस। और ये 18 कैसे बना? ये नॉर्मल सा जैसे URP होता है वैसे ही बना है। ये 70 का बेचा था, 40% मार्कअप कमाया था, मार्कअप ये, और इसको 5 पे डिवाइड और 6 महीने डेप्रिशिएट, तो URP आ गया 18, सेलर की रिटेन अर्निंग से लेस और ऊपर PPE से लेस, तो ये PPE से लेस हो गया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में ये छोटे एस से बड़ा एस किया है हमने, और ये पिछले टेबल में भी पता चल रहा है शुरू वाला। 1 जनवरी 15 LA में 55 किया था, और फिर 31 दिसंबर 19 को 20 और किया, तो ये छोटे एस से हमने बड़ा एस कर दिया। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? एडजस्टमेंट इन इक्विटी अदर रिजर्व्स में आनी चाहिए, और NCI कैलकुलेट करते हुए नया शेयर ले लेना चाहिए। एडजस्टमेंट इन इक्विटी अदर रिजर्व्स में और NCI को नए अपडेटेड शेयर के ऊपर। लेकिन हम तो प्रॉपर NCI की वर्किंग तो नहीं कर रहे, हम तो एरर ठीक करने लगे। अब एरर ये है कि ये चीज अकाउंट फॉर ही नहीं हुई, तो अब कर लेते हैं। और यही वजह देखें आपको ऊपर ग्रुप बैलेंस शीट के अंदर वो अभी तक एज एन इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है। ग्रुप बैलेंस शीट में देखें ऊपर एसेट्स में ये जो 120 है ये इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है, तो इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं हुई, अब कर लेते हैं। एक तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी की वर्किंग कर लेते हैं। एडजस्टमेंट इन इक्विटी की वर्किंग कैसे करते हैं? छोटे ऐसे बड़ा ऐसे हो रहा है, तो डिक्रीज इन NCI और जो पैसे दे रहे होते हैं उसका डिफरेंस लेते हैं। तो डिक्रीज इन NCI कैसे निकालते हैं? वैसे तो हम लोग वर्किंग करते हैं कि उस वक्त NCI निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, लेकिन डाटा हमारे पास नहीं है, तो उसने ना ये फेयर वैल्यू ऑफ NCI के बजाय प्रोपोर्शनेट शेयर रख के मेहरबानी की थी, तो उसने ना हमें उस वक्त के नेट एसेट्स खुद ही बता दिए कि उस वक्त नेट एसेट 700 थे। तो NCI पहले कितनी थी जिसको हम चले छोड़े, जितनी भी थी NCI को 20% हम और खा रहे हैं। देखें पहले 55% हमारा ऐसा था, हम 20 और खरीद रहे हैं, तो हम NCI से 20 ले रहे हैं ना, तो डिक्रीज इन NCI कितना हो रहा है? 20%। तो जो उस वक्त नेट एसेट्स थे उसके वो 45 का मालिक थे, हमने 20 उनसे ले लिया, तो डिक्रीज इन NCI 700 का 20, 700 दिया हुआ है। अदरवाइज हम लोग कैलकुलेशन किया करते हैं, तो कैलकुलेशन का हम लोग कैलकुलेशन किया करते हैं कि अगर उस वक्त NCI कैलकुलेट करते तो कैसे करते, तो वो हम लेते होते हैं वैल्यू एट एक्विजिशन, फिर तब से लेके आज तक अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में हिस्सा, उसको फिर हम लोग देखते हैं कितनी कमी आ रही है। इसने डाटा नहीं दिया था, इसलिए आपको उसने स्टेट बता दिया कि उस वक्त इसकी इक्विटी थी कितनी, तो NCI 20% हम कम कर रहे हैं, तो इसका 20% हमने NCI वालों को कम कर दिया और दिए इस बात के 120, तो ये 20 एक पॉजिटिव एडजस्टमेंट इन इक्विटी है, तो इसको हम अदर रिजर्व्स में ऐड कर देंगे। और NCI नए शेयर पे कैलकुलेट होनी चाहिए थी, वो तो उसने पुरानी ही कर दी, तो अब इसको बेशक आप सोसी के एंगल से देख लें। डिक्रीज इन NCI हो रही है, कल ये चीज सोसी में भी बताई थी आपको, दोबारा इंश्योर की थी, वैसे तो पहले बताई थी लेकिन कल दोबारा इस पे बात की थी कि S2S NCI वाले कॉलम में क्या करते हैं, जो डिक्रीज इन NCI है वो वहां से लेस करते हैं। तो कितनी निकाली थी हमने डिक्रीज इन NCI? 140, तो वो NCI से निकाल देते हैं। ये वही जो सोसी में भी डिक्रीज इन NCI दिखाना था ना, ये वो है, क्योंकि इसने इसको अकाउंट फॉर ही नहीं किया हुआ था, तो हमने वो NCI डिक्रीज दिखा दी और जो उसके ऊपर 20 एडजस्टमेंट थी वो 20 अपने अदर रिजर्व में ऐड कर दिया। और अगर आपको ये मुश्किल लग रही है कि इसका डबल इफेक्ट किधर गया, तो देखें बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो उड़ा दी हमने, NCI से कितना उड़ा दिया और अदर रिजर्व में 20 डाल दिया। ये है पॉइंट 5।
बस एरर्स यही थे। अब उसके अलावा ये एक सादा सा फॉरेन सब्सिडी का सवाल रह गया कि इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडी ऊपर बैलेंस शीट में आ रही है और उसको हटा के फॉरेन सब्सिडी को कंसोलिडेट करना है। अब ये एक नॉर्मल फॉरेन सब्सिडी का सवाल रह गया। एरर्स ये थे, एरर्स हो गए ठीक। अब ये सिर्फ ऐसा है कि फॉरेन सब्सिडी है जिसको कंसोलिडेट नहीं किया हुआ, तभी जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें वो ऊपर बैलेंस शीट में अभी तक आ रही है। तो फॉरेन सब्सिडी की बैलेंस शीट का नॉर्मल सा सवाल है। और अगर इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए मजीद खुद करना हो तो खुद कर लें, अगर सुस्ती के मारे हैं तो मैं इसका भी सामने सोल्यूशन बता देता हूं। लेकिन ये नॉर्मल फॉरेन सब्सिडी है, इसमें कोई मसला नहीं था। एक नॉर्मल सी फॉरेन सब्सिडी का सवाल था जिसमें एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, जो मैंने कहा था डॉलर बैलेंस शीट को हमने फेयर वैल्यू एडजस्ट करके ये डॉलर बैलेंस शीट है, इसको सिर्फ हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना होता है और प्री और पोस्ट में तोड़ना होता है रुपए, और ये बैलेंसिंग एक्सचेंज गेन। तो ये नॉर्मल फॉरेन सब्सिडी का सवाल है, क्योंकि उसने इसको अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ था तो कर लें। ये था जी दिसंबर। और ये जो हमने एडजस्टमेंट्स किए, हाँ ये जो एडजस्टमेंट्स किए हैं ग्रुप रिजर्व्स में, तो जो प्लस माइनस था वो कर दिया। इनका क्या 60 या 40 जो भी था इधर और 40 एनसीआई में, 75 इधर 25 एनसीआई में। तो इन दोनों के ऊपर 12 के ऊपर 60 लग गया और 18 के ऊपर 90 लग गया। 12 के ऊपर 40 एनसीआई में, 18 के ऊपर 10 एनसीआई में। तो ये उधर एनसीआई में भी साथ शामिल कर दिया। 12 पे 40, 18 पे 10। और चूंकि फॉरेन सब्सिडी को कंसोलिडेट ही नहीं किया तो ये उसकी एनसीआई आ गई। बिल्कुल भाई जो वर्किंग होती है, वैल्यू एट एक्विजिशन, रिटेन अर्निंग में हिस्सा, एक्सचेंज रिजर्व में हिस्सा, अनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो गुडविल का हिस्सा नहीं, एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो गुडविल के एक्सचेंज गेन का भी हिस्सा। यानी फॉरेन सब्सिडी का ये नॉर्मल सवाल था कि इसको कंसोलिडेट नहीं किया हुआ, बाकी ये एरर वाला सवाल था। बस जी ये था सवाल। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल था सोचना, लेकिन सवाल मजे का था। अच्छा कंसोलिडेशन मैंने बहुत कर ली प्रैक्टिस, बहुत सारे सवाल तो इनफैक्ट मैंने ही किए हैं। मेरा पेपर पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने अपने लिए एक चीज कंट्रोल शीट बनाई हुई है कि कंसोलिडेशन दिसंबर 18 से लेके जून 8 से लेके है कि किस किस टॉपिक से सवाल आया हुआ है और इस सवाल में क्या क्या था है। हाँ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर देख लें, अगर काम की लगती है चीज तो मैं शेयर कर लेता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने ये किया हुआ है कि जून 8 से, वैसे तो सारे जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना, पहले खुद अपने पास सोल्यूशन बनाता हूँ। सारी मैंने अपनी एक कंसोलिडेशन की फाइल बनाई हुई है। ये तो ऑलरेडी आपके पास बुक में है, ये तो नहीं दिखा रहा। मेनली मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, अगर काम की लगती है तो मैं शेयर कर लेता हूँ। पहले समझ लें मैंने क्या किया हुआ है। ये जून 8, उससे पहले वाले सोल्यूशन नहीं थे, तो जून 8 से जून 22, ये मैंने नीला नीला पोर्शन ये किया हुआ है कि पढ़ा तो नहीं जा रहा होगा कि एसोसिएट था इसमें कि नहीं था, जॉइंट अरेंजमेंट था कि नहीं था, कॉम्प्लेक्स था कि नहीं, डिस्पोजल था कि नहीं, परचेज थी कि नहीं, फॉरेन है, कैश फ्लो है। ये नीले नीले डब्बे हैं और ये हरे हरे डब्बे वो हैं कि और मजीद कौन सा आईएस टेस्ट हुआ है। जैसे एक सवाल था उसमें आईएस 19 टेस्ट हुआ था, तो वो ये वाला सवाल था, जून 18 क्लास में किया था हमने। आईएस 40 टेस्ट हुआ था, IFRS 9 टेस्ट हुआ था, इसमें आईएस 40 टेस्ट हुआ है इस वाले में। तो ये मैंने आईएस वाले डब्बे बना दिए हरे हरे, और ये पिंक पिंक डब्बे वो हैं कि कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं। तो ये देखें कंटिंजेंट लायबिलिटीज को बड़ी पसंद है, ये अक्सर टेस्ट करता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, और ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी काफी पसंद है। तो ये मैंने एक चीज बनाई हुई है अपने लिए, अगर काम की लगती है काम की, चले 500-500 रुपए मुझे इजी पैसा करा देना। हाँ जी पॉइंट 2 में क्या था, ये भी मुझसे करा लेना, मैं भूल जाऊंगा फिर, अभी क्लास के बाद करा लेना। हाँ जी एस्टीमेट रिवाइज कंटिंजेंट लायबिलिटी में हमने फेयर वैल्यू जो एक्विजिशन डेट पे निकाली है ना, वो निकाल ली। उसके बाद वैल्यू सिर्फ तब चेंज करनी है जब या तो सेटल हो चुका हो या वो प्रोविजन बना चुका हो। अदरवाइज जब तक कंटिंजेंट है तब तक वैल्यूज नहीं बदलनी। प्रोविजन बनाएगा या सेटल करेगा, सिर्फ तब वैल्यू बदलने का सोचना है। अच्छा कंसोलिडेशन में ना कुछ जो उसके स्टैंडर्ड्स थे,
उनसे रिलेटेड कुछ चीजें थी जो मैंने एक चैप्टर में डाली, 4-5 पेजेस भरे, और वो मैंने इसमें अदर्स के नाम से आपकी बुक में डाल दिया। उसमें एक चीज काफी काम की है, बाकी पढ़ लें तो आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, बस समझ लें वैसी नॉलेज के लिए डाल दी। ये है चैप्टर में पेज 67। ये वर्ड में नहीं होता, F11 वर्ड में नहीं होता, चलें खैर है। चल काफी, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीजें मैंने बस ना जो मुझे लग रहा था कि आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि आईएएस तो खोलने नहीं आप लोगों ने, तो मैं खुद ही पहुंचा दूं, वो मैंने समेट के इसमें डाली थी, उनको मैंने अदर इश्यूज कह के चैप्टर बना दिया। ये जो पहली चीज सामने नजर आ रही है, ये मर्जी है, पढ़ना हो कभी तो पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ इतना कहा हुआ है कि बाज़ वक़्त पैसे दिए बगैर भी पेरेंट सब्सिडी का रिलेशन बन जाता है। जैसे दो कंपनीज आपस में एग्री कर लें बस ऐसे ही कि आज साहब हमें कंट्रोल किया करें, तो वो पेरेंट बन गई बगैर पैसे दिए है। जो कि शेयर्स खरीदना जो है ना, शेयर्स का खरीदना और 50% से ज्यादा खरीदना, ये बस एक न्यूमेरिकल इंडिकेशन है। अदरवाइज कंट्रोल इज नॉट ओनली अबाउट परचेजिंग शेयर्स। कंट्रोल का मतलब है पावर टू डायरेक्ट और सब। तो अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो सकता होगा तो होता ही होगा, कहीं कहीं होता होगा। फिर उसके अलावा हो सकता है कि एक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करे और उनको कैंसिल कर दे, तो फिर जो शेयर्स चूंकि कम रह गए, तो जो एक शेयर होल्डर था जो उस वक्त तो 50% से ज्यादा का नहीं था, वो अब बन गया। यानी एक शहर में एक कौम है जिसकी आबादी डोमिनेटिंग नहीं है, लेकिन बाकी सबको मार दें, तो अब वो जो कौम थी वो डोमिनेट कर गई। तो है क्यों? सेल एंड लीज बैक, हाँ हाँ वो तो है, वो पढ़ना है फिर 16 के अंदर। अच्छा ये 12 बेकार सी चीज है, अगर पढ़नी हो तो पढ़ लें, तो मेरी तरफ से कोई बताने वाली बात नहीं थी इसमें। डिटर्मिनिंग, हाँ ये भी चीज मुझे उम्मीद है आपको क्लियरली पता होगी, वैसे ही मैंने आईएएस में एक पैराग्राफ लिखा था, मैंने डाल दिया कि जब पेरेंट शेयर खरीद रहा है एस के, तो जिन लोगों से शेयर्स खरीद रहा है हो सकता है उनसे कभी पंखे भी खरीदे हो और उनको उन पंखों के पैसे भी दे रहा हो और साथ ही साथ शेयर्स के पैसे भी दे रहा हो। तो हमने शेयर्स वाले पैसे देखने होते हैं। वो जो पुराने पंखे खरीदे थे तो वो तो उनका एक और रिलेशन था, तो पेमेंट जो शेयर्स की हो रही है वो है जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का हिस्सा है। तो ये इसमें एक बात लिखी हुई है। फिर इसके अलावा ये है कि हो सकता है ये चीज थ्योरेटिकली पूछ ली जाए आपसे, ये क्योंकि हो सकता है कोई 2-3 नंबर थ्योरी का पूछा जा सकता है। नॉर्मली है रिपोर्टिंग न्यूमेरिकल पेपर ही, हाँ थ्योरेटिकल डिस्कशन वो भी कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी है, लेकिन इस तरह की बात हो सकता है पूछ ले। ये 4 पॉइंट्स हैं कि पेरेंट होगा पेरेंट, लेकिन वो कंसोलिडेट नहीं कर रहा होगा, तो ये उसकी एक्सेप्शन है कि अगर ये मामला आते हैं तो फिर उसको जरूरत नहीं है कंसोलिडेट करने की। लेकिन ये सब एहतियातन वाली बात है। अच्छा रिवर्स एक्विजिशन, इस पे सवाल कभी नहीं आया, लेकिन एक सिचुएशन है और इस पे आईएएस में ना एक एग्जांपल भी बनी हुई है, तो मैं एहतियातन चाहूंगा कि आप उसको देख लें। एहतियातन कहानी बता देता हूं। पहले कहानी ये है कि रिवर्स एक्विजिशन के ऊपर ना एक एग्जांपल है ओरिजिनल आईएएस में, मैंने वो एग्जांपल यहां कॉपी करके डाली हुई है, तो एहतियातन आप देख लें तो अच्छा है। एक कंपनी ए है, एक कंपनी के मैं नाम बदल देता हूं क्योंकि उसमें भी ए और बी है। एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी वाई है, और कंपनी एस के जो शेयर होल्डर हैं, इन लोगों ने कंपनी एक्स के शेयर्स कंपनी वाई को बेच दिए। इनके पास शेयर्स थे ना, तो एक्स के, इन्होंने एक्स के शेयर्स कंपनी वाई को बेच दिए सारे के सारे, और कंपनी वाई ने एक्स को खरीदने के बदले कैश की बजाय अपने शेयर इशू कर दिए। तो इनसे इसके शेयर्स खरीदे और इनको शेयर इशू कर दिए, और इतने शेयर इशू कर दिए
कि ये लोग वाई को कंट्रोल करने लगे। दोबारा सुने, इन लोगों के पास कंपनी एस के शेयर्स थे, इन्होंने वो कंपनी एक्स के शेयर्स इसको बेचे। यानी जो अब तक हम नॉर्मली पढ़ते आ रहे थे ना, ये पी है और ये एस के पुराने लोग हैं। तो पी ने एस को खरीदा और बदले में अपने शेयर इशू किए। किसको? उन पुराने लोगों को। लेकिन इतने ज्यादा इशू कर दिए कि इन लोगों के पास इसका कंट्रोल आ गया। नहीं, ये तो इंडिविजुअल्स है ना। हाँ जी, है नहीं, कंपनी नहीं है ये इंडिविजुअल्स है। इन्होंने शेयर्स इसको बेचे, इन एक्सचेंज इन्होंने शेयर्स को इतने इशू कर दिए कि ये लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और चूंकि ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये लोग ओरिजिनली एक्स के मालिक थे और अब कुछ इस तरह से काम हुआ कि दोनों के मालिक बन गए। तो लीगली वाई और एक्स में देखें, लीगली ये पेरेंट है, इसको कहेंगे लीगल, और ये लीगल सब्सिडरी है। लेकिन ये लीगल सिर्फ लॉ की नजर में, कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेरेंट मानी जाएगी। इसको कहते हैं एक्विजिशन पर्पस वाला पेरेंट। अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग पेरेंट बन गया और ये अकाउंटिंग सब्सिडरी बन गई। ये कंसोलिडेशन करेगा, है? कंपनी वाई को कौन कंट्रोल कर रहा है? शेयर होल्डर्स, जो पहले एक्स के शेयर होल्डर्स हुआ करते थे। तभी तो ये लीगल पेरेंट है। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि वो लोग जो पहले एक्स को कंट्रोल करते थे वही वाई को भी कर रहे हैं। अब वही लोग जो पहले एक्स को कंट्रोल करते थे, उन लोगों ने वाई को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो यही तो बात कर रहा हूं ना कि लीगली ये पेरेंट है। अरे देखें, लीगली ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, क्योंकि इसके पास उसके शेयर्स हैं, इसके पास इसके शेयर्स नहीं है। लेकिन इन सब्सटेंस जो लोग पहले एक्स को कंट्रोल करते थे वो लोग एक्स को अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं और अब वाई को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो अंदर खाते तो बैठे बैठे ये सब्सिडरी बन गई ना। तो लीगली ये पेरेंट है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्सिडरी है। और ये लीगली सब्सिडरी है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो पेरेंट है। तो ये कंसोलिडेशन करेगी। अच्छा, अब जब ये कंसोलिडेशन करेगी, है, अब चले वो देखते हैं। अब ये जब कंसोलिडेशन करेंगे तो इन्होंने तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है। दोबारा देखें, ये लीगली सब्सिडरी है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेरेंट है। इन दोनों कंपनीज का आपस में जो रिलेशन है, इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक्स ने वाई में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, लेकिन कंसोलिडेट करने के लिए ऐसे ही समझेगा जैसे इसने इन्वेस्टमेंट की है, जबकि इसने तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। बताता हूं क्या करना। तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, अच्छा गुडविल भी निकलेगी। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एक्स की गुडविल ये कंसोलिडेशन करेगी और इसकी ग्रुप बैलेंस शीट में गुडविल भी आएगी। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो गुडविल कहां से आएगी? तो वो इन्वेस्टमेंट इसने की नहीं है, लेकिन एक हवाई इन्वेस्टमेंट बनाई जाएगी कि वो करता तो इतनी करता। अब वो हवाई इन्वेस्टमेंट कैसे बनाएगी वो एग्जांपल से समझाता हूं। ये ट्रांजैक्शन समझ आई कि नहीं आई? इसको रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं, क्योंकि ये खरीदते खरीदते खुद ही बिक गए। तो इसको रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं। तो इसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट कहेंगे। लीगली ये सब्सिडी है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट है, इसलिए ये कंसोलिडेशन करेगा। और इन्वेस्टमेंट इसने की तो नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट हवाई क्रिएट की जाएगी कि करता तो कितनी इन्वेस्टमेंट करता। अब वो कैसे होगा वो एग्जांपल से देख लें। इसको रिवर्स एक्विजिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब्सिडरी है, लेकिन ये पेरेंट बन के कंसोलिडेशन कर रही है। चलो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स एक्विजिशन ही है। तो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे तो कर तो खरबूजा ही रहा है ना। तो आप जिसके मर्जी एंगल से देख लें, ये जो भी हो रहा है वो रिवर्स एक्विजिशन है।
अच्छा वैल्यूज दे लेते हैं, लेकिन ये छोड़ मैं रहा नहीं, छोड़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बाकी आपकी मर्जी, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, अगर सवाल आ गया तो अगली दफा पढ़ लेना। एक कंपनी बी है जो लीगल सब्सिडरी है, इस मिसाल में एक्स या वाई, एंटिटी बी लीगल सब्सिडरी है, लीगल सब्सिडरी एक्स, इसने एंटिटी ए को एक्वायर किया, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायर किया, अदरवाइज ए लीगल पेरेंट है। एंटिटी ए, कौन सी एंटिटी? वो एंटिटी जिसने शेयर इशू किए, वाई ने शेयर इशू किए, एंड देयरफॉर द लीगल पेरेंट ए वो एंटिटी है जिसने शेयर इशू किए, इसलिए वो लीगली पेरेंट है। लेकिन इस ए को बी ने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायर किया। अच्छा छोड़े इस पहले जुमले को, ये बी है, ये ए, तो पहले जुमले में बस ये बताया हुआ कि जो आपके सर ने लिखा है ना वो बी है और ये ए है, बस ये लिखा हुआ है पहली लाइन में। अब आगे चलते हैं, ये ए और बी की बैलेंस शीट्स हैं कंसोलिडेशन से पहले, एक्विजिशन से पहले, ये बैलेंस शीट्स है। अब हुई ट्रांजैक्शन ये कि ए ने बी के शेयर खरीदे, बी के शेयर थे कितने? 60, ए ने सारे खरीद दिए, बदले में अपने शेयर इशू किए, और अपने जो इशू किए वो किए 2.5 फॉर ईच, तो 60 के बदले कितने इशू किए? 2.5, 150 फॉर ईच, 2.5 किए अपने, तो 60 लिए, 2.5 बाय 1, 150, तो उसके पहले कितने थे? 100, अब 250 हो गए। अच्छा चूंकि ना कॉम्प्लिकेटेड बात है थोड़ी, तो अब ना जुगते रोक लें, जिसे समझना है वो जो सवाल पूछना हो वो पूछिएगा, अभी जुगते ना डालें बीच में। ए का कैपिटल पहले 100 शेयर थे, मैं शेयर्स लिख रहा हूं, बी के 60 थे, ए ने इन 60 को खरीदा और जिन लोगों से ये शेयर्स खरीदे उनको कितने इशू कर दिए? 150। अब इसके इस 250 शेयर्स में से 100 शेयर्स पुराने लोगों के पास है, 150 नए लोगों के पास है। ये वो लोग हैं जो पहले भी कंपनी बी चलाते थे, अब भी वो कंपनी ए के जरिए कंपनी बी चलाएंगे, लेकिन वो कंपनी ए के भी कंट्रोल करने वाले लोग बन गए। क्यों? क्योंकि ये अब कंपनी ए के 60% मालिक हो गए, और जो ए के पुराने लोग थे वो 40% रह गए। ठीक है, 60% वाली बात। चूंकि कंट्रोल आ गया तो अब ये कंपनी बी समझी जाएगी कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेरेंट है और इसने करनी है कंसोलिडेशन। लेकिन इसकी बुक्स में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डेबिट हुई, इसकी बुक्स में तो इनफैक्ट कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, तो गुडविल के लिए हमें जबरदस्ती की इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कैसे? वो ऐसे कि इन के जो शेयर होल्डर्स थे पुराने, वो कितने परसेंट के शेयर होल्डर थे बी में? 100 के। अब वो रह जाते 60 के, तो ये किस सूरत हो पाता? अगर कंपनी बी 40 शेयर किसी और को इशू कर देती। ये बात दोबारा सुने, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यहीं से इन्वेस्टमेंट बननी है। एक लाइन और पढ़ लें, यहां नहीं आ रही, इसके नीचे वाली लाइन है, देखें इसी के नीचे 40 रुपए लिखा होगा कहीं, कुछ 40 रुपए की बात लिखी होगी कहीं। क्या? यस सर, क्या लिखा हुआ है? बी का एक शेयर मार्केट में 40 रुपए का है, ठीक है, बी का एक शेयर मार्केट में 40 रुपए का है। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट समझाने लगा हूं, वही इसमें एक मुश्किल पॉइंट था, बाकी फिर आपको मैं कंसोलिडेशन दिखाता हूं। बी के वो लोग जिनकी वजह से सारा मसला बन रहा है, क्योंकि पहले ये लोग बी के 100% के मालिक थे, अब इन्होंने बी के सारे शेयर्स ए को बेचे, तो ये लोग तो अब ओनर नहीं रह गए, लेकिन ये लोग अब कंपनी ए के 60% के ओनर्स बन गए। अगर बी ही कुछ ऐसा करती कि वो लोग जो 100% के ओनर्स थे वो 60 के रह जाते, तो बी क्या करती? ऐसा 40% नहीं, 40 शेयर और किसी को इशू कर देती। कंपनी बी अगर 40 शेयर और इशू कर देती, तो वो 40 शेयर किसी और लोगों के पास होते और 60 इनके पास होते,
तो वो जो 40 शेयर्स किसी और को इशू करती, एक शेयर कितनी वर्थ का, तो 40 शेयर्स कितनी वर्थ के, तो ऐसा समझा जाएगा कि बी अगर इन्वेस्टमेंट करती तो 1600 की करती, नहीं कर रहा ना, इसलिए तो मैं ख्याली बात बता रहा हूं। दोबारा सुने, कंपनी बी के 60 शेयर्स थे, ये लोग इन 60 शेयर्स के मालिक थे पूरे के पूरे, इनकी बी में 100% ओनरशिप थी, लेकिन अब इन्होंने वो शेयर्स बेचे और बदले में ए के शेयर्स अपने आप को इशू करवा लिए, और ऐसा करने से ये अब ए के 60% के मालिक बन गए। ऐसा क्या होता कि बी में रहते रहते ये 100% की बजाय 60 के मालिक रह जाते, बी नए शेयर इशू करता किसी और को, किए नहीं है करता, तो 40 शेयर इशू करता, तो एज अ रिजल्ट बी के 100 हो जाते, उनमें से इनके पास कितने थे 60, तो अब ये 60% के मालिक रह जाते ना, तो इनको 60% तक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बी 40 शेयर और इशू करता, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट करता, या इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट करता, कितनी अमाउंट, जो उनकी फेयर वैल्यू थी 1600, तो अब समझा जाएगा कि बी ने 1600 से इन्वेस्टमेंट डेबिट की और इक्विटी क्रेडिट कर ली। $1600 से इन्वेस्टमेंट डेबिट की और ये इक्विटी क्रेडिट कर ली। ये इक्विटी में देखें, पहले बी की इक्विटी कितनी आ रही है, बी की बैलेंस शीट में इक्विटी कितनी आ रही है सवाल में 600, ये 1600 और हो गई 2200। इक्विटी मतलब कैपिटल प्रीमियम में नहीं तोड़ा, बस इक्विटी रिटेन अर्निंग अलग लिख दी, बाकी को बस मिला के उन्होंने इक्विटी कह दिया। तो बी ऐसा क्या करता कि उसके ओनर्स 60% पे शिफ्ट हो जाते, तो वो 40 शेयर्स और दुनिया वालों को इशू करता और वो 40 रुपए वर्थ पे करता, मतलब 1600 से इन्वेस्टमेंट डेबिट और 1600 से कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट, ये वो कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट हो गया। और वो जो 1600 से इन्वेस्टमेंट डेबिट होती, ये ऊपर और ए का कैपिटल, ए के नेट एसेट्स, ए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, लीगली ए पेरेंट है लेकिन गुडविल ऐसे कैलकुलेट हो रही है जैसे बी पेरेंट है, तो ए के नेट एसेट्स, ए की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और गुडविल निकल आई 300। तो अब सिंपली ए और बी को कंसोलिडेट किया, उस ग्रुप बैलेंस शीट में देखें ए और बी के पीपी कितने हैं, सवाल में अलग अलग बताएं, 1300 और, तो ये वो 1300 और 3000 और ये 200 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। एक मिनट बताता हूं, ये 1300 और 3000 और साथ ये 200 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और ये 300 गुडविल में आते हैं। और बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज कंसोलिडेट हो गए बस। अच्छा, अब इसमें मेरी भी एक बात सुन लें, इसमें चूंकि कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि इसके भी को सिर्फ 10-15 सवाल होते और उसकी हम प्रैक्टिस करते, तो नहीं है ऐसे। इसको छोड़ने की बजाय मैंने आपसे सिर्फ इतना किया कि आईएएस की एग्जांपल आपसे शेयर कर ली कि नजर से गुजर जाए, अदरवाइज अगर आप कहें कि इसके ऊपर भी कोई नोट्स बनाए जाएं, इनमें भी एडजस्टमेंट्स डालें कि अगर ये एडजस्टमेंट होती तो क्या करते, ये होती तो क्या करते, तो ये तो एक फुल फ्लैश टॉपिक हो जाए ना, तो नहीं, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है इसके ऊपर। तो मैंने सिर्फ आपको स्टैंडर्ड वाली एग्जांपल शेयर कर ली कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए तो इग्नोर ना हो आपसे, बस। अब मैं इसको एज अ टॉपिक फुल फ्लैश पढ़ाऊं नहीं, ये तो कहीं किताबों में भी नहीं है। वही बात हो गई ना, पूछ तो यही रहे हो ना कि अगर इसी में ऐसे तो ऐसे तो ऐसे, तो यही पूछ रहे ना यार कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट करेगा उसका क्या होगा, यही पूछ रहे हो ना, तो मेरे पास नहीं है इसका जवाब। वो पर्पस ये लिखा हुआ है कि कंपनी बी एक गरीब सी कंपनी थी, ये प्राइवेट कंपनी थी, कंपनी ए लिस्टेड कंपनी थी, तो कंपनी बी को कोई पूछता नहीं था, तो इन्होंने क्या किया कि अपने शेयर्स ऑफिशियली इनको बिकवाए। अब ये चूंकि एक लिस्टेड कंपनी थी, तो इसकी सब्सिडरी को भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, तो इसने अपने आप को ऑफिशियली बिकवाया कि ये लोगों को पता चले कि एक ग्रुप है लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, तो वरना वो लिस्टेड होने के लिए जाते तो फिर मुश्किलें होती। तो इन्होंने अपने आप को लिस्टेड कंपनी को बेचा, लेकिन ऐसे के कंट्रोल अपने पास ही रहा। हाँ, ये रिवर्स एक्विजिशन है। किसको? कंपनी ए को क्या फायदा हुआ, इनका क्या फायदा होगा बीच में, ये लोग क्यों माने होंगे पता नहीं, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो फायदा हुआ होगा।
हाँ जी, हाँ जी, देखें इसको आप जितने मर्जी और कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना के पूछे तो बहस तो फिर आगे ही चलनी है ना, फिर वही बात। अगर सवाल आ गया, इस पे पूछना शुरू कर दिया कभी तो ठीक है, इस पे मेहनत होनी शुरू हो जाएगी। ये लास्ट चीज जी इसमें से, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुन लें। इसमें ये कुछ 2 दफा टेस्ट हो भी चुका हुआ है, 2 या 1 दफा, 2 दफा मेरा ख्याल है टेस्ट हो चुका है। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट्स, अगर एस ने अपने एम्प्लॉइज को शेयर बेस्ड पेमेंट्स की अरेंजमेंट्स की हुई थी, IFRS 2 होता था एक वेस्टिंग पीरियड, और बचपन में पढ़ा था, उसका एक वेस्टिंग पीरियड था, और ओवर द वेस्टिंग पीरियड हम एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट करते जाते हैं। फिर उसमें ये भी होता है कि कितने लोग छोड़ रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। ये IFRS 2 की पूरी कैलकुलेशंस थी। तो IFRS 2 के मुताबिक चाहे वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे अब वैल्यू होता हो, चाहे वो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू पे वैल्यू होता हो, जो भी है उसी वैल्यू को इस टॉपिक ने, ये IFRS 3 का टॉपिक है, मैंने ये उठा के यहां डाला आपके अदर इश्यूज में, उसको इसमें नाम दिया गया मार्केट बेस्ड मेजर। है ये वही जो IFRS 2 के मुताबिक वैल्यूएशन होती थी, उसको मार्केट बेस्ड मेजर कहा है। अगर कंपनी एस के अपने एम्प्लॉइज को दिए हुए कोई इस तरह के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड थे, और कंपनी पी कंपनी एस को खरीद के कहती है कि जैसे वो छोटे बच्चों को कहते हैं गंदी चीज फेंको, इसको फेंको, हम तुम्हें अच्छी चीज देते हैं। तो कंपनी एस के जो पुराने एम्प्लॉइज थे, पुराने नहीं, कंपनी एस के जो एम्प्लॉइज थे, कंपनी पी ने कंपनी एस को एक्वायर किया और उन एम्प्लॉइज को फेंको गंदे, ये फेंको गंदे, हम तुम्हें अच्छे वाले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देंगे। तो पी ने अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स उन एस के एम्प्लॉइज को इशू कर दिए और उनसे पुराने वाले लेके फाड़ के फेंक दिए। इनको कहते हैं रिप्लेसमेंट अवार्ड्स। एक्वायरर ने एक्वायरी के एम्प्लॉइज से एस के दिए हुए प्लान्स लेके वापस अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर दिए। ये टॉपिक है, टॉपिक। इसके आगे पे मैं केसेस बनाता हूं, है तो मैंने वो क्वेश्चन कराया नहीं ना, वो IAS 12 में हुआ हुआ है, यानी IAS 12 में एक सवाल था, वो कंसोलिडेशन का भी था, IAS 12 का भी था, तो उसमें था ये रिप्लेसमेंट अवार्ड्स की कहानी। कुछ समझ आई? पी ने एस के एम्प्लॉइज को एस के इशू किए हुए इक्विटी वाले जो प्लान थे वो खत्म करा के उसके बदले अपने इक्विटी प्लान दिए हैं। ये रिप्लेसमेंट अवार्ड है। अब इसमें पी को क्या फायदा होगा, करते हैं बात। अब इसमें सवाल ये है कि पी ने ऐसा क्यों किया? क्या उसको वो एम्प्लॉइज रिटेन करने के लिए लालच देनी पड़ी? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता होगा कि कंपनी एस बिक गई तो कंपनी एस के एम्प्लॉइज को टेंशन हो जाएगी कि हमें भी तो नहीं नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि वो जो पेरेंट कंपनी है वो अपनी टीम क्या पता ले आए। तो हो सकता है पी ने उनको ये लालच दी हो रिटेन करने के लिए, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि एस के जो पुराने शेयर होल्डर्स थे जो अपने शेयर्स पी को बेच रहे थे, हो सकता है उन्होंने शेयर्स बेचने की शर्त रखी हो कि हमारे एम्प्लॉइज का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, वरना हम शेयर्स नहीं बेचेंगे। हमारे एम्प्लॉइज को बेनिफिट देंगे तो हम शेयर्स बेचेंगे, हमारे एम्प्लॉइज हमारी फैमिली जैसे हैं, तो आप उनका ख्याल रखेंगे तो हम शेयर्स बेचेंगे। तो अब इस सूरत में पेरेंट क्यों ये नए प्लान इशू कर रहा होगा? शेयर खरीदने के लिए। तो अगर वो कर रहा है अपने उन एम्प्लॉइज नहीं एस के उन एम्प्लॉइज को बाद में काम लेने के लिए, तो फिर वो एक्सपेंस होना चाहिए। और अगर वो पुराने शेयर होल्डर्स के शेयर बेचने की शर्त पूरी करने के लिए ऐसा कर रहा है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी चाहिए। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड तो होगा क्रेडिट। पेरेंट की बुक्स में जब वो ये रिप्लेसमेंट अवार्ड्स करेगा तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड हो जाएगा क्रेडिट। अब रहा मसला कि डेबिट क्या होना है। अगर उसने उन एम्प्लॉइज से बाद में काम लेना है इसके लिए लालच दे रहा है तो एक्सपेंस डेबिट, और अगर इसलिए दे रहा है क्योंकि शेयर होल्डर जो शेयर्स बेच रहे थे वो इस शर्त पे बेच रहे थे कि हमारे लोगों का ख्याल रखना, तो फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट। ये है कहानी सारी। अब कितनी इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी है, कितना एक्सपेंस डेबिट होना है, उसके लिए फार्मूला है और 4 सिनेरियोस थे IAS में, मैंने वो उठा के चारों कॉपी कर दिए। वैसे मैंने फार्मूला लिखा भाई, ये फार्मूला है, लेकिन 4 सिनेरियोस उसमें एग्जांपल्स के तौर पे दिए हुए थे, तो मैंने वो एग्जांपल्स अगले पेज पे शेयर किए आपसे। तो पहले फार्मूला समझा देता हूं, फिर उस फार्मूले को उन एग्जांपल्स पे लगा लेते हैं। डिस्कस ये होने लगा है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड तो होगा क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? अगर उन एम्प्लॉइज से बाद में काम लेने के लिए ये सर्विस दी है तो एक्सपेंस है, और अगर शेयर होल्डर्स के बेचने की शर्त थी तो फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट है।
ये कहानी समझ आई? चले अब इस फार्मूले को समझते हैं और अगले मिसालें देखते हैं। आप पूछें क्या पूछ रहे हैं? हाँ वो करते हैं बात। बस अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक्सपेंस में कितना, इन्वेस्टमेंट में कितना। ये फार्मूला देखें, इस फार्मूले का जो आंसर आएगा वो इन्वेस्टमेंट में डेबिट होगा। अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, यानी ये इन्वेस्टमेंट में डेबिट होगा। जब आप इन्वेस्टमेंट लिखने होंगे ना, कैश फलाना फलाना, तो साथ एक ये वाली लाइन भी आएगी। वो अमाउंट कैसे निकलेगी? एक्वायरी वाले प्लान्स की IFRS 2 के मुताबिक निकली हुई वैल्यू, एस वाले प्लान्स की IFRS 2 के मुताबिक निकली हुई वैल्यू, ये वो है एक्वायरी। हाँ एट एक्विजिशन डेट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी है तो एट एक्विजिशन डेट ना, और वैसे भी उसके बाद तो उसने खत्म हो जाना है ना, वो तो रिप्लेस होने लगा है। तो एस कंपनी वाले प्लान्स की एक्वायरी अवार्ड IFRS 2 के मुताबिक निकली हुई वैल्यू डिवाइडेड बाय हायर ऑफ। पढ़ा जा रहा है? नहीं तो अपनी बुक पर चले पढ़ ले। हायर ऑफ दो चीजें, ओरिजिनली वेस्टिंग पीरियड क्या था और अब पी ने क्या उसमें कोई चेंज कर दी है, तो अब रिवाइज टोटल क्या है। रिमेनिंग नहीं कह रहा, रिवाइज लिख लें अगर इस पे रिवाइज, वैसे टोटल वेस्टिंग पीरियड है लेकिन मुझे लग रहा है रिवाइज का वर्ड ज्यादा बेहतर है। हायर ऑफ द रिवाइज टोटल, रिवाइज का वर्ड लिख लें साथ। जो अब रिवाइज टोटल है, रिमेनिंग नहीं कह रहा, रिवाइज टोटल, यानी पहले वो लोग 4 साल लगा चुके हुए थे, कंपनी पी ने कहा 4 साल और लगाओ, तो 8 हो गए ना। तो रिवाइज टोटल या जो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड था उनमें, नहीं 4 वो लगा चुके थे ना, हो सकता है ओरिजिनल 6 हो। ओरिजिनल था 6, ओरिजिनल 6 था, वो लोग 4 लगा चुके थे और पी ने कहा 4 और लगाओ, तो रिवाइज टोटल 8 हो गया। ओरिजिनल 6 था तो 8, ठीक है। ओरिजिनल 5 था, अभी उन लोगों ने सिर्फ 2 साल लगाए थे, तो पेरेंट ने कहा बस ठीक है 2 साल और लगा लो। नहीं तोड़ के ना, ये क्या हो गया, दोबारा सुने। ओरिजिनल 5 था, वो लोग 2 अब तक लगा चुके थे, पेरेंट ने कहा बस 2 और लगा लेना साल, तो ये 4 हो गया और ये 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5। ओरिजिनल 3 था और वो लोग 3 लगा चुके थे, पेरेंट ने कहा चलो 1 साल और लगा लो, ये क्या हो गया 4 और ये 3, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4। डिनोमिनेटर ओके, और न्यूमरेटर जितने वो एम्प्लॉइज लगा चुके थे, तो जितने एम्प्लॉइज लगा चुके थे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, और अब जो रिवाइज टोटल है उनमें से हायर। ओके, और उसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लें कि इसके लिए पेरेंट की नजर में या IFRS 3 की नजर में टोटल इतनी मेहनत होनी चाहिए, जिनमें से वो इतनी कर चुके हैं वो इन्वेस्टमेंट में डेबिट, और बाकी नहीं, उतनी इन्वेस्टमेंट में डेबिट। अब बाकी के लिए क्या करना है? अब चूंकि एक्सपेंस किसने कहना है, पी ने कि एस ने, तो पी पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा वैल्यू कैलकुलेट होगी पी वाले प्लान्स की, मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ द एक्वायरर अवार्ड। इसमें से पहले वाला माइनस करेंगे, बाकी एक्सपेंस बनेगा। ये फार्मूले दोनों हैं, देखें ये दूसरे वाले की भी लॉजिक देखें। पेरेंट ने इसकी एंट्री क्या करनी है, या तो इन्वेस्टमेंट डेबिट या एक्सपेंस डेबिट, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। किसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, अपने या एस वाले? पी ने अब एंट्री करनी है, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कौन से वाले, अपने वाले ना, इसलिए ये वो अपने वाले हैं। फर्ज करें 140 है, ऊपर वाले का आंसर निकला 120, तो क्रेडिट तो करना 140, वो जो 120 आंसर निकला वो इन्वेस्टमेंट डेबिट, जो बाकी 20 है वो एक्सपेंस डेबिट, तो ये वो बाकी है। इसकी लॉजिक ये हो सकती है कि मेरा ख्याल है कि ISA चाह रहा है कि इन एम्प्लॉइज को 5 साल मेहनत का तो क्या ही दिया हुआ था, तो वो तो उस जज्बे से ही काम कर रहे थे, तो उनको करना है तो उस जज्बे से काम, एक्सपेंस 5 साल पे ही फैलाएं। अगर पी ने कम कर दिया है तो उनको तो वो 5 साल का ही काम है ना, तो बस उनकी मेहनत को 5 पे ही बंटने दें, मेरा ख्याल है ये रीजन होगा। ये 2 फार्मूले, इन्हीं दोनों की आगे 4 एग्जांपल्स हैं, ये मैंने ओरिजिनल IFRS 3 से उठाई हुई हैं, इनको आप पढ़ लें 4 एग्जांपल्स को। इन 4 एग्जांपल्स को पढ़ लें, और ज्यादा लंबी लंबी कहानियां हैं, आप बस उसमें छुपी हुई वैल्यूज पे गौर करिएगा। ये 4 एग्जांपल्स हैं, उन्हीं दोनों फार्मूले में वैल्यूज पुट करिएगा और आंसर देख लीजिएगा।
क्योंकि मैंने ओरिजिनल आईएएस वाली बातें उठाई हैं तो ये तो प्रॉपर डिस्कशन हुई हुई है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल सवाल होता तो 2 लाइनों में सॉल्व हो जाता। तो इसे आप इन चारों एग्जांपल्स को अभी पढ़िए और पीछे फार्मूला है, पहले खुद उसका आंसर कोशिश करिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इधर सवाल है, इधर भी सवाल है कहीं। यानी आपको जब ये पता चल गया ना कि एस वाले की क्या वैल्यू थी और पी वाले की क्या वैल्यू थी, तो ये वाला आंसर ना पढ़ना, पहले खुद सॉल्व कर लेना। पहले पढ़ लें, ये सारी चारों एग्जांपल्स पढ़ लें। हाँ जी, चलें, जिनको अभी सुस्ती हो रही हो पढ़ने की फिर कभी पढ़ लेना, लेकिन आ जाएगा समझ। स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज हैं, आ जाएंगी समझ। और उससे आगे पेज पे चलें, ये भी ऐसी छोटी छोटी सी बातें थी, मैंने बस उठा के छाप दी। एक में ये लिखा हुआ है कि इक्विटी मेथड लगाना कब एग्जेम्प्ट है, और एक ये बात लिखी हुई है कि ये मैं बता चुका हूँ पहले ज़बानी कि जो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट वगैरह है, क्या वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही इक्विटी मेथड पे लानी है, इंडिविजुअली भी हो सकती है? तो इंडिविजुअली भी हो सकती है। बस ये अदर इश्यूज़ में मैंने ये 2 चीज़ें आपको बतानी थी, एक ये रिवर्स एक्विजिशन वाली और एक ये रिप्लेसमेंट अवार्ड। बस है, बस कंसोलिडेशन खत्म।
है। एक सवाल आया था IS-12, मैं उसको IS-12 का ही कहता हूँ, उसमें गुडविल कैलकुलेट करवाई थी और IS-12 की डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन भी थी, उसमें था ये पॉइंट। नहीं, डिपेंड करता है, मतलब सवाल पे, मतलब वो सवाल था कि उसमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना था, तो वो मैंने IS-12 की लिस्ट में रखा हुआ अपने पास। कंसोलिडेशन जी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म है। हाँ, ये तो मेरी खत्म हुई। चले 81 में फिर करते हैं और आगे बात।